गणितीय आगमन का सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास के मैथ्स में 7वां नंबर के चैप्टर में पहला अध्याय है हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं पवन कुमार जैन, मेरे स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारसगांव। 11वीं क्लास के गणित में आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय। इस शीर्षक में हम लोग आज केवल गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत? गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसके परिभाषा को हम लोग देखते हैं। पहले प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कुछ ऐसी बात कही गई हो जिसके निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए हम जिस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। यानी एक तरह से कहा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में चाहे जो भी बात कही गई हो, उसको प्रूफ करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हम जिस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के तहत अगर मान लो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कोई कथन है तो उसको सिद्ध करने के लिए वो कथन तभी सत्य होगा जब दो सिद्धांतों को वो कथन पूर्ण करेगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में यदि Pn धन पूर्णांक प्राकृत संख्याओं का कोई कथन है, तब यह कथन सत्य होगा यदि पहला नंबर, यानी हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कोई एक कथन है जिसे हमने Pn नाम दिया है। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का एक कथन है और ये कथन तब सत्य होगा यदि दो कंडीशन यानी दो शर्तों को पूर्ण करेगा। यदि n = 1 के लिए कथन सत्य है। दूसरी बात, यदि Pm सत्य है तब Pm+1 भी सत्य है। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कोई कथन यदि सत्य है तो वो सत्य कब होगा? जब प्राकृतिक संख्या n = 1 के लिए वो कथन सत्य होगा। और दूसरी बात, हम यदि प्राकृतिक संख्या के किसी एक मान के लिए जिसे हमने m माना है उसके लिए वो कथन सत्य मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो कथन m+1 के लिए भी वो कथन सत्य होनी चाहिए। तब ये दोनों शर्तों को जब पूर्ण करेगा तब वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कथन गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार सत्य कहलाएगा। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। कुछ सवाल हल करेंगे तो हमें इस गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। तो प्रबुद्ध प्रकाशन की पुस्तक से हमने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है। तो उदाहरण नंबर पहला हमें क्या कहता है, देखिए। गणितीय आगमन सिद्धांत से
सिद्ध कीजिए कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेस 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 प्लस n इक्वल टू यानी बराबर n इंटू n प्लस 1 अपान 2 कथन भी सत्य है। यानी प्राकृत संख्याओं के योगफल, इसे देखने से पता चलता है कि ये प्राकृत संख्याओं का योगफल हो रहा है, और योगफल करने के लिए हमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में ये कथन दिया हुआ है। इस कथन को हमको सिद्ध करके दिखाना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो इस गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार इसे हम हल करेंगे। शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने गणितीय आगमन के सिद्धांत में देखा है कि सबसे पहले इस दिए हुए कथन को n इक्वल टू 1 यानी प्राकृत संख्या के एक पहला मान n के लिए n इक्वल टू 1 के लिए इस कथन को सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो सही है कि नहीं। इस कथन को हम देखते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 धन 2 धन 3 धन, इस तरीके से ये प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है, और ये प्राकृत संख्या के आखिरी में यहाँ पर दिया हुआ है n का मतलब होता है ये पदों की संख्या है। यदि हम 5 पदों को जोड़ना है, यदि हम 5 पदों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर n का मान 5 रहेगा। उसके बाद आगे वो ये जो श्रेणी है वो बंद हो जाएगी। अगर हम 10 पदों को जोड़ना चाहते हैं तो n का मान 10 होगा, यानी पदों की संख्या 10 तक होगी। ये जो पद प्राप्त होता है ये इस श्रेणी के हर पद को प्राप्त करने का nवां पद या व्यापक पद कहलाता है। इसी में n के मान को विभिन्न प्रकार से n के मान को रखते जाएंगे तो ये पद प्राप्त होते जाएंगे, तो ये व्यापक पद कहलाता है। और ये जो कथन का दाहिना जो हिस्सा है, दाहिना पक्ष जो है, वो इन प्राकृत संख्याओं को योग कर रहे हैं, उनको जोड़ने का ये शॉर्टकट सूत्र है। संक्षेप में दिया हुआ ये सूत्र कहलाता है। यदि n के मान को, यदि 5 पदों को जोड़ना है तो n का मान 5 रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो दाहिना पक्ष है इस कथन का, वो इनको जोड़ने का शॉर्टकट तरीका है, सूत्र है, और ये सामान्य पद्धति है। तो इस तरीके से हमको इस कथन को अब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत में n बराबर 1 के लिए इस कथन को सिद्ध करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए कथन। तो उसके लिए हमारे पास इस कथन में 2 पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, दूसरा राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या मान प्राप्त होता है n इक्वल टू 1 के लिए, n का मान जब 1 होगा तब उसे देखते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए कथन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये व्यापक पद को लेते हैं, व्यापक पद में उस मान को रखते हैं। तो व्यापक पद हमारा केवल n है, तो उसकी जगह अब n की जगह क्या रखेंगे, 1। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष का मान हमें 1 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड, इस कथन के राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में n का मान जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बटा 2, यानी 1 गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बटा 2, और जब काटेंगे तो ये बचेगा केवल 1। यानी हम उस कथन के लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही को n इक्वल टू 1 के लिए हल करके देखते हैं तो दोनों का मान 1 बराबर आता है। यानी n इक्वल टू 1 यानी प्राकृत संख्या के पहले मान के लिए ये दिए हुए कथन सत्य है। तो उसे हमको अब लिखना है यहाँ। अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। यानी हमें जो प्राकृत संख्याओं का जो कथन दिया गया था वो प्राकृत संख्या के पहले मान, शुरुआती मान n इक्वल टू 1 के लिए वो कथन सत्य है, सही है। अब हमें चेक करके देखना है। हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत में 2 बातें हैं। पहला शर्त पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे शर्त के लिए हमारे पास ये है कि यदि हम प्राकृत संख्या के किसी एक मान को ले लें,
उसके लिए वो कथन को सत्य मान ले, तो उसके बाद उसके एक और आगे पद मान के लिए वो कथन सत्य है कि नहीं वो चेक करना है। तो यदि n = m के लिए कथन सत्य मान लिया जाए, सत्य माना जाए, इसे हमको मानना पड़ता है कि यदि हम n = m का मतलब ये क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, तो उसमें से हम एक को छोड़ करके बाकी जितने भी मान हैं उनमें से किसी भी मान के लिए हम इस कथन को चेक करके देख सकते हैं। तो उसके लिए इस कथन को स्वयं माना जाता है कि ये कथन सत्य है। तो हम उसे, जैसे उदाहरण के लिए n का मान 10 होता, तो 10 के लिए इस कथन को सत्य मान लिया जाता है, तो उसी को 10 ना कहे कि यहाँ पर n = m। उस कथन को n = m के लिए जब सत्य मान लेंगे तो यही कथन का रूप बदल जाएगा और क्या हो जाएगा। तो यदि n = m के लिए कथन सत्य माना जाए, तब ये जो कथन है उसका रूप क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस और n की जगह अब क्या हो जाएगा m। और राइट हैंड साइड में हम जाते हैं तो क्या मिलेगा, m × m + 1 बटा 2। यानी जब हम n का मान m रखते हैं तो उसके लिए इस दिए हुए कथन का स्वरूप ऐसा हो जाता है। अब हमको इसी को चेक करना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से जब इस कथन को हम मान लिए n = m के लिए ये कथन मिला, तो अब हमको m + 1 के लिए वो कथन सत्य है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब उसके लिए हमको ये करना है कि इस कथन के दोनों पक्षों में हमको m + 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे m + 1 दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो ये m + 1 हम दोनों पक्षों में ही क्यों जोड़ रहे हैं, किसी और दूसरी चीज को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि हमारा जो पद है कथन का, ये बायां पक्ष m तक है। यदि हम इसमें m + 1 जोड़ते हैं तो ये कथन अब m + 1 तक के लिए जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये m। और जब इसमें हम m + 1 जोड़ देते हैं तो ये जो कथन है अब m + 1 पदों तक के लिए कहलाएगा। बाएं के बाद दाएं पक्ष में जब जाते हैं तो हमारे पास पहले से m × m + 1/2 है। अब इसमें हम m + 1 को फिर से जोड़ेंगे। ऐसा जोड़ने पर अब इस राइट हैंड साइड दाहिने पक्ष को हल करेंगे और हल करने के बाद देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए पहले हल करते हैं। तो देखिए इस पद में इस पद को जोड़ना है, हमारे पास m + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। m + 1 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन जब लेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर में m/2 बचेगा, प्लस यहाँ से हमने m + 1 को कॉमन लिया है तो 1 बचेगा। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर को हल करते हैं तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 का यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा और इसमें जाकर के जोड़ देंगे तो 2 × 2 और यहाँ मिलेगा m + 2/2। अब इसी को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए m + 1 × इस m + 2 को हम लिख सकते हैं m + 1 + 1 और बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 जब जुड़ेगा तो 2। तो ये हमने यहाँ पर बार का चिन्ह लगाया है। बार का चिन्ह ये बताता है कि इसे हमने 2 भागों में बांटा जरूर है, लेकिन इनके बीच में ये ब्रैकेट है, यानी कुल मिला के कहा जाए ये अलग पद होंगे, इसलिए इसको बार के चिन्ह को लगाया गया है। तो अब हमको देखते हैं कि जब दोनों पक्षों में हमने m + 1 को जोड़ा तो हमारा जो कथन था वो m + 1 तक गया। और यहाँ राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में देखते हैं हमारा जो राइट हैंड साइड है, जो पूर्व में दिया गया कथन है उसके स्वरूप जैसा ही हमें प्राप्त होता है। हमारे कथन का दाहिना पक्ष क्या था, यहाँ
मूल जो कथन दिया गया था n था, उसके बाद ब्रैकेट में n+1/2 था। तो जब हमने m+1 के लिए चेक किया इस कथन को सही है कि नहीं, तो ये उसी स्वरूप जैसा ही हमें प्राप्त हो रहा है, 1 + 2 + 3 m+1 तक के लिए, और बायां के बाद दाहिने पक्ष में m+1, यहाँ m+1 + 1/2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो दिया हुआ कथन है वो अब n = m+1 के लिए सत्य है। यानी हमारा जो दिया हुआ कथन है वो दोनों शर्तों को, गणितीय आगमन सिद्धांत के दोनों शर्तों को पूर्ण करता है। इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया कथन प्राकृत संख्याओं के, धनात्मक प्राकृत संख्याओं के हर मान के लिए कथन जो है सत्य होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n धनात्मक पूर्णांक के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो इस तरीके से हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत का पहला सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है प्रश्नावली से लिए हैं, 6.1 का 6वां नंबर का सवाल है ये। प्रश्न है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन n के n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। और जो कथन दिया हुआ है वो है 2 + 5 + 8 + +3n-1 बराबर 1/2n इंटू 3n+1। तो ये दिया हुआ कथन ये है, इसे हमको सिद्ध करके दिखाना है गणितीय आगमन सिद्धांत से कि ये दिया हुआ कथन सत्य है कि नहीं। तो उसके लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत में जो शर्त दी गई है उन शर्तों को पूर्ण करता है कि नहीं ये कथन, उसे चेक करना है, जांच करनी है। तो सबसे पहले इस दिए हुए कथन का ये व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद का मतलब ये होता है कि इस पद के माध्यम से हम इस दिए हुए, ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे n का मान 1 रखेंगे तो हमें ये 2 प्राप्त होगा, n का मान 2 रखेंगे तो सेकंड नंबर का जो पद है वो प्राप्त होगा 5। इस तरीके से इस व्यापक पद को लेकर के हम n = 1 और इस कथन के राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो चलिए n = 1 के लिए कथन का सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष को चेक करेंगे। तो बाएं पक्ष में इन सभी पदों को नहीं लेना है, इनको छोड़ना है, हमको व्यापक पद को लिखना है, क्योंकि n का मान हम यहीं रख सकते हैं, इधर नहीं। तो इसके लिए हम व्यापक पद के इस के जगह n के जगह 1 रखेंगे। तो 3 × 1 - 1 बराबर, ये सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर
हल घटाने पर ये प्राप्त होगा हमें -+2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड, इस कथन के राइट हैंड साइड को जब लेंगे तो इसमें भी n की जगह हम 1 रखेंगे और 3 × 1 + 1। और जब इस कथन के इस राइट हैंड साइड को दाहिने पक्ष को हल करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 1/2 का 1 से गुणा होगा तो 1/2 ही मिलेगा, यहाँ 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 ही मिलेगा, तो 3 + 1 यानी 1/2 गुणा यहाँ से 3 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4। तो 1/2 से जब गुणा होगा तो 4 का तो 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आपस में गुणा होगा तो 2 एकम 2। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान भी n = 1 के लिए 2 मिला और राइट हैंड साइड के लिए भी 2 मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ कथन है वो n का मान 1 के लिए सत्य है। तो अब लिखेंगे अतः दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। अब हमें एक प्राकृत संख्या के एक कोई और मान जिसे हम m लेते हैं उसके लिए इस दिए हुए कथन को सत्य मान लेते हैं, तब इस कथन का रूप क्या होगा उसे लिखेंगे। अब यदि n = m के लिए कथन सत्य माना जाए तब इस कथन का स्वरूप क्या होगा। तो यह हो जाएगा 2 + 5 + 8 + ++ 3m - 1 = बराबर 1/2m, और ये हो जाएगा 3m + 1। यानी जब प्राकृत संख्या के किसी एक मान m के लिए हम कथन को सत्य मानते हैं तो उसका स्वरूप ये हो जाता है। इस तरीके से अब हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत का दूसरा जो शर्त है उसे हमको चेक करना है, जांच करनी है कि ये दिया हुआ कथन जो है वो उस शर्त को पूर्ण करता है कि नहीं। तो ये जो कथन है वो n = m के लिए सत्य मानने पर हमें इस कथन का ये स्वरूप प्राप्त होता है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि दोनों पक्षों में इस कथन के दोनों पक्षों में कुछ जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है देखिए, दोनों पक्षों में 3m + 1 - 1 जोड़ने पर तो अब सवाल यही आता है कि हम इसे ही क्यों जोड़ें। तो हमें क्या करना है, इस कथन को चेक करना है m + 1 के लिए, तो हमको m के जगह m + 1 रखते जाना है। इसलिए इस कथन के लेफ्ट हैंड साइड में हम m की जगह m + 1 रख देंगे, उसके बाद बाकी -1 और 3 ज्यों का त्यों अपनी जगह पे रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब इसी को जोड़ना है और इसी को ही राइट हैंड साइड में जोड़ना है। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 2 + 5 + 8 प्लस ये जो कथन है वो 3m - 1 पद के लिए था, अब इतने पद के लिए हो जाएगा। अगला 3m + 1 - 1, यानी दिया हुआ कथन अब केवल 3m - 1 तक ही नहीं है, अब 3m + 1 - 1 पद के लिए। और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, हमारा 1/2m 3m + 1 पहले से है, अब इस पद को फिर से जोड़ना है, 3m + 1 - 1 ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में हमने इस पद को जोड़ा है। अब क्या करना है, इस कथन के राइट हैंड साइड को हमको हल करना है। हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखेंगे। चलिए सबसे पहला काम तो ये कर देते हैं, इस m का हम यहाँ गुणा कर देते हैं। m का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 3m² + m हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का अंदर में गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा 3m + 3 एकम 3 - 1।
इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ। फिर अगला काम 1/2, यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे, 3m² प्लस m ही रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ कर सकते हैं हम 3 और 1 को घटा सकते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 3m प्लस 2 प्राप्त होगा यहाँ से। अब यदि हम 1/2 को यहाँ से भी कॉमन निकालें तो 1/2 तो यहाँ है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 1/2 को यदि हम कॉमन निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि 1/2 तो यहाँ है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 है नहीं तो हम अंश में गुणा कर देंगे 2 का, तो ऐसी स्थिति में वो कॉमन निकाला जा सकता है। तो 1/2 को जब कॉमन निकाले पूरी जगह से, तो यहाँ पहले से इस ब्रैकेट के बाहर में 1/2 था, वो बाहर कॉमन के रूप में निकल गया, लेकिन यहाँ है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का अधिक यहाँ दोनों पदों में गुणा कर दें तो फिर कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2 को गुणा करेंगे तो 2 तिया 6m हो जाएगा और 2 दूनी 4। इसे अगर हमको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 5 + 4 है। अब यदि हम मान लो 4 को कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ तो 4 है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 4 को कॉमन जब लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, नीचे में लिखना पड़ता है 5/4, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यही प्रक्रिया है इसके कॉमन निकालने का। अब अगला काम यह होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसी को देखना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम m और 6m 2 पद हैं जिन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m² प्लस 6 और m यानी 1m 7m हो जाएगा प्लस 4। इस तरीके से ये हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। इस वर्ग समीकरण को अब हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो गुणनखंड में जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए बराबर 1/2। इस बीच वाले पद को ऐसा तोड़ें ताकि 3 के साथ भी कॉमन निकाला जा सके और 4 के साथ में कॉमन निकाला जा सके। तो 3m², इसे हम लिख सकते 7m को तोड़ेंगे तो 3m प्लस 4m लिख सकते हैं प्लस 4। ऐसा तोड़ने पर हमें 4 के साथ में ये 4 का भी कॉमन निकाला जा सकता है, इस 3 के साथ में इस 3 का। इस तरीके से उस बीच वाले पद को वर्ग समीकरण के तोड़ने पर यह प्राप्त हुआ। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2 बाहर ही रहेगा कॉमन के रूप में, और यहाँ से हम 3m को कॉमन ले सकते हैं। तो 3m कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा प्लस 1। इन दोनों जगह से हमें ये पद प्राप्त हुआ। यहाँ से प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस 1। इस तरीके से अब देखते हैं कि हमारे पास 2 पद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लस यहाँ से यहाँ तक एक, यानी 2 पद में अब m प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट से बाहर m प्लस 1, तो अब अंदर में बचेगा 3m प्लस 4। इस तरीके से अब 3m प्लस 4 प्राप्त होने के बाद हम इसे 1/2 m प्लस 1 इसे को ज्यों को त्यों लिखेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट वाले को 3m प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 3 का अंदर गुणा होगा तो 3m प्राप्त होगा और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी 4 को ही दूसरा रूप है ये। तो इस तरीके से देखें हम तो हमारे इस कथन का ये जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व यानी हल होने के बाद ये रूप धारण किया है, और ये जो रूप है हमारा दिए हुए कथन का ही स्वरूप जैसा है। जैसे दिए हुए कथन का लेफ्ट हैंड साइड था वो और राइट हैंड साइड देखें, दोनों का स्वरूप दिए हुए मूल कथन के जैसा ही प्राप्त होता है। यहाँ वहाँ n था तो यहाँ m प्लस 1 है, यहाँ 3n था वहाँ कथन के राइट हैंड साइड में, यहाँ 3m प्लस 1 है। तो इस तरीके से दिया हुआ कथन हमारा n बराबर m प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। तो इसे हमको अब लिखना है। अतः दिया गया
दिया गया कथन n इक्वल टू m के लिए सत्य है। अब हम दोनों शर्तों को, गणितीय आगमन सिद्धांत के दोनों शर्तों को पूर्ण कर लिए हैं कि n का मान 1 के लिए भी ये कथन सत्य है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये कथन सत्य है। अतः अब फिर से लिखेंगे लास्ट में, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n के प्रत्येक धन पूर्णांक मानों के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से n के प्रत्येक धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। यानी दिया हुआ कथन n का प्राकृत संख्या का कोई भी मान रख दिया जाए तो वो कथन उसके लिए सत्य होगा। ये प्रश्नावली का 6.1 का 6वां नंबर का सवाल था। आइए अब इसी प्रश्नावली के 6.1 का 10वां नंबर का सवाल हम हल करते हैं। प्रश्न है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए 1.2 प्लस 2.2n प्लस 2.2 का पावर 2 प्लस 3.2 का पावर 3 प्लस डेस 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 प्लस n इंटू 2 का पावर n बराबर n माइनस 1 डॉट 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हमारा दिया गया कथन है। 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 2 का पावर 2 धन 3 गुणा 2 का पावर 3 और डैश 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 करते n गुणा 2 का पावर n बराबर n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये हमारा दिया हुआ कथन है। तो इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको सिद्ध करना है कि ये सत्य है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। सवाल का स्वरूप बदल चुका है, दूसरे टाइप का सवाल है। जो पहले सवाल हल किए उससे थोड़ा हट के है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए प्राकृत संख्या के मान, पहला मान के लिए कथन। तो इस कथन का व्यापक पद को लेते हैं। व्यापक पद में n के मान को रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें, बाएं पक्ष का मान हमें क्या प्राप्त करता है, क्या देता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड n इंटू 2 का पावर n है। इसी में n की जगह मान रखना है। तो n का मान 1 इंटू, चलिए गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा 2 का पावर 1 यानी 1 गुणा 2 यानी ये हमें प्राप्त होगा 2। राइट हैंड साइड लेते हैं इस कथन का। राइट हैंड साइड हमें क्या कहता है, राइट हैंड साइड का कथन है, कथन का राइट हैंड साइड है n माइनस 1 डॉट 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2 है। इसमें n का मान 1 रखते जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 डॉट की जगह गुणा लगा सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 1 माइनस 1 यानी इनको जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 का गुणा जो भी यहाँ से प्राप्त होगा उस 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इन्हें कुल मिला के कहा जाए तो 0 प्लस 2 प्राप्त होगा और इस तरीके से ये हमें राइट हैंड साइड 2 देगा।
इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो दिया हुआ कथन है वो n इक्वल टू 1 के लिए दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों का मान हमें 2 ही प्राप्त होता है, यानी दिया हुआ कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब उसी कथन को अब n इक्वल टू m के लिए दिए गए कथन को सत्य मान लिया जाए, दिए गए कथन को सत्य माना जाए, तब ये जो कथन है उसका रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 2 का पावर 2 धन 3 गुणा 2 का पावर 3 डैश 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 प्लस m, n की जगह अब m हो जाएगा क्योंकि हम n इक्वल टू m के लिए इस कथन को सत्य मान रहे हैं। तो m इंटू 2 का पावर m बराबर दाहिने पक्ष में हो जाएगा m माइनस 1 डॉट 2 का पावर m प्लस 1 प्लस 2, यानी जहां जहां कथन में n था उसके जगह हमको m रखना पड़ता है। अब अगला काम हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में हमें कुछ जोड़ना रहता है, तो क्या जोड़ना है उसी को देखना है। तो जहां जहां m है उसकी जगह हमको m प्लस 1 रखते जाना है, और रखने के बाद जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो रूप प्राप्त होगा उसी को जोड़ना है दोनों पक्षों में। तो जैसे हमारे पास m है तो हम अलग से चेक करके देख सकते हैं, m की जगह हमको रखना है m प्लस 1, फिर 2 का पावर m प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही m की जगह m प्लस 1 रखते जाना है। तो अब इसी को जोड़ना है हमको दोनों पक्षों में, तो इसी बात को थोड़ा ध्यान देंगे, यही असली चीज है। तो अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में m प्लस 1 गुणा 2 का पावर m प्लस 1 जोड़ने पर, इसे हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 2 का पावर 2 प्लस 3 गुणा 2 का पावर 3 प्लस डेस 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 प्लस m इंटू 2 का पावर m पहले से है, और इसमें लास्ट में अब हमको ये जोड़ना है m प्लस 1 इंटू 2 का पावर m प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जो है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है m माइनस 1 इंटू 2 का पावर m प्लस 1 प्लस 2, और इसमें अब हमें जोड़ना है ये वाले पद को m प्लस 1 इंटू 2 का पावर m प्लस 1। तो इस तरीके से अब जोड़ने के बाद हमें राइट हैंड साइड, इस कथन के राइट हैंड साइड यानी दाहिने पक्ष को हल करके देखना पड़ता है, और देखने के बाद हमको देखना है कि वास्तव में ये जो कथन हमको शुरुआत में मूल कथन दिया गया है उसी स्वरूप का है कि नहीं। यदि उसी स्वरूप का हमें प्राप्त हो जाता है तो ये दिया हुआ कथन भी n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य माना जाएगा। तो अगला काम हमारा दाहिने पक्ष को हल करना है। दाहिने पक्ष को कैसे हल कर सकते हैं, तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद है, और एक दो है, यानी 3 पद है टोटल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों में 2 का पावर m प्लस 1 है, यहाँ भी 2 का पावर m प्लस 1 है, उसे हम कॉमन ले सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं। तो हम 2 के पावर m प्लस 1 को उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ, तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 1, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा प्लस m प्लस 1, ये कॉमन लेने के बाद प्राप्त हुआ, और ये जो पद बच गया प्लस 2 वो आखिरी में लिखना है। अब अगला काम देखते हैं कि यहाँ किसे हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो प्लस माइनस 1, देखिए माइनस 1 प्लस 1 आपस में घटेगा तो 0 होगा, तो उसे हम काट सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से ये होगा 2 का पावर m प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर में हमें m और m दोनों के चिन्ह एक समान है, प्लस 1 गुणांक है इनके, तो आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2m और ये प्लस 2।
इस तरीके से अब अगला काम हमको ये करना है कि इस ब्रैकेट को खोल देना है, तो इससे इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर m प्लस 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो वो दोनों गुणा होगा, यानी घात जुड़ जाता है, इसका बताएंगे कारण। तो ये 2 का पावर m प्लस 2 हो जाएगा इंटू ये m हो जाएगा प्लस 2। ये क्यों हुआ ऐसा, तो इसके पीछे कारण ये है कि 2 का पावर मान लो m है इंटू 2 का पावर n है, तो ये हमारा हो जाता है 2 का पावर m प्लस n। ये घातांक नियम होता है। इस तरीके से ये 2 का पावर m प्लस 2 प्राप्त होगा। और अब अगला काम हम ये करेंगे कि इसे m को हम ऐसा लिख सकते हैं m प्लस 1 माइनस 1, बार का चिन्ह लगा दिए, और 2 का पावर m प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी बार का चिन्ह लगा दिए, और प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 का पावर m प्लस 2 है, तो इसे हम m प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, बस अलग अलग बताने के लिए बार का चिन्ह लगा दिया गया। इस तरीके से ये प्राप्त हुआ। और ये हम m को ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1, आपस में कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, m बस बचेगा। इस तरीके से ये हमारा जो कथन है वो पूर्व में दिए गए कथन के राइट हैंड साइड जैसा ही प्राप्त होता है। अब हम यहीं पर लिखेंगे, अतः दिए गए कथन, अतः दिया गया कथन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य है। ये हमारा कथन n का मान m प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया। तो अब लास्ट में हमको लिखना है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होगा। यानी गणितीय आगमन सिद्धांत के दोनों शर्तों को ये कथन पूर्ण करता है, इसलिए इस कथन को हम सत्य मान सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत के माध्यम से। धन्यवाद आप सभी का।